देखिए हम लोग शुरू करेंगे अभी। एक चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत। उस ऊर्जा के स्रोत के एनसीईआरटी का प्रॉब्लम इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम था ऊर्जा के स्रोत। सबसे पहला एनसीईआरटी का सवाल है उसमें कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। एग्जाम में आता भी है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत आप किसे कहते हैं। तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जिसे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उपलब्ध हो, जो सरलता से उपलब्ध हो जाए, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। भंडारण मतलब जमा करके रखना, परिवहन मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान हो, जो सस्ता हो, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा उपलब्ध हो। हम उत्तम स्रोत किसको कहेंगे? तो जिससे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उपलब्ध हो सके या मिल सके, जो सरलता से उपलब्ध हो, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो, जो सस्ता हो, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा उपलब्ध हो। उत्तम ईंधन किसको कहेंगे, उत्तम स्रोत किसको कहेंगे ये तो पता चला। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला ऐसा उत्तम ईंधन किसे बोलते हैं। देखिए अगर उत्तम स्रोत याद हो जाए, उत्तम ईंधन याद ना हो तो उसी को लिख दे सकते हैं, लेकिन स्रोत के जगह क्या जोड़ दीजिएगा? ईंधन। अगर याद ना हो तो उत्तम ईंधन वह है जिससे एकांक आयतन तथा द्रव्यमान से अधिक कार्य हो। सेम बात बोला। जो सरलता से उपलब्ध हो, जो सस्ता हो, जिसका भंडारण एवं परिवहन करने में आसान हो, जिसका ऊष्मीय मान क्या हो। तो ये दोनों लिखा जाएगा। बहुत आसान सा ये टॉपिक है, कोई दिक्कत इसमें? इसके आगे सवाल, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? ये सवाल पूछता है। अक्सर हम लोग को लगता है कि बीच का कंटेंट तो ये है नहीं, ये पता नहीं कहां से आ गया है। देखो हम एलपीजी का उपयोग करेंगे। आंसर क्या है कि हम किसका उपयोग करेंगे? एलपीजी को अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तरल पेट्रोलियम गैस का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सवाल हमको क्यों भी पूछा था। तो क्योंकि एलपीजी के जलने पर कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। वायु प्रदूषण काहे नहीं होता है? क्योंकि दहन पर कोई हानिकारक गैस नहीं बनती है। एलपीजी के दहन पर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। एलपीजी बोला जा रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये कहां से आ गया। आपके घर में जो सिलेंडर में गैस का इस्तेमाल करते हैं वो एलपीजी ही है। एलपीजी के दहन पर बहुत अधिक ऊष्मा उपलब्ध होती है। एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तथा जलने के बाद कोई अवशेष नहीं बचता है। पूर्ण दहन का मतलब क्या हुआ कि एलपीजी में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो कंप्लीटली जल जाते हैं, कोई बचते नहीं है। तो जब कुछ बचता नहीं है तो उसी चीज को लिखा कि जलने के बाद कोई अवशेष नहीं बचता। क्या आप अपने घर में एलपीजी पर खाना बनाते हैं तो उसमें राख जैसा कुछ बचता है क्या? आपके कुकर या तसला या जो भी बर्तन में आप खाना बनाते हैं तो क्या आपने ऐसा नोटिस किया उसमें कोई कारिक वगैरह लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पूर्ण दहन हो जाता है या आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हालांकि बात हम लोग अपने हिसाब से लिख रहे हैं, नहीं यहाँ पटना में गोईठा खोजेगा तो कहने से मिलेगा, लेकिन गांव बहुत सारे अभी भी वैसे गांव हैं जहां एलपीजी नहीं पहुंच पाई है, तो उसके लिए तो एलपीजी थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है कि यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? अब एक बात ध्यान से सुनिए। आपको ऐसा लग सकता है, हो सकता है आपके सोच के हिसाब से इंडक्शन चूल्हा ज्यादा आसान हो, इंडक्शन ज्यादा आसान हो, ज्यादा कम मेहनत लगता होगा शायद, लेकिन फिर भी आप एलपीजी को ही लिखेंगे, ज्यादा बढ़िया होगा। इसके आगे क्वेश्चन है, ये प्रश्न 2 का मतलब एनसीईआरटी में देखिएगा तो बीच बीच में क्वेश्चन आपको नजर आता होगा। पढ़ रहे हैं
किताब के बीच में क्वेश्चन, टॉपिक खत्म हुआ फिर से क्वेश्चन, टॉपिक खत्म हुआ फिर क्वेश्चन, तो वहां पे प्रश्न 1 2 3 करके देता है। सेम चीज, क्योंकि हम पहले ही आपको बोले ये सारा क्वेश्चन आंसर हम आपको बता रहे हैं किसका, एनसीईआरटी का। इस प्रश्न 2 का ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्मी ईंधन, हालांकि इसको जीवाश्म ईंधन भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ईंधन की क्या हानियां हैं, फॉसिल फ्यूल्स की क्या हानियां हैं। एक बात याद रखिएगा, फॉसिल फ्यूल के जलाने से वो धुआं उत्पन्न हो जाता है। बोला ना, फॉसिल फ्यूल की प्रकृति में सीमित मात्रा है, अगर हम इसका उपयोग इसी दर से करते रहेंगे तो जल्द खत्म है। तो दूसरा चीज है अधिकतर जीवाश्म ईंधनों, अधिकतर जो जीवाश्म ईंधन है उसके दहन से वायु प्रदूषण होता है। तो सबसे पहला हानि, आप इसको ऊपर नीचे लिखिएगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। आपसे पूछा जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं या क्या सीमाएं हैं, एक ही बात है, या हानियां पूछे या सीमाएं पूछे। तो अधिकतर जीवाश्म ईंधनों के दहन से वायु प्रदूषण होता है। कौन सी प्रदूषण, एक हो गया हानि। दूसरा, जीवाश्म ईंधन की प्रकृति में सीमित मात्रा है, फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है। अगर हम जिस रेट से उपयोग कर रहे हैं अगर उसी दर से उपयोग करते रहें तो एक दिन ऐसा होगा कि जीवाश्म ईंधन कंप्लीटली क्या हो गया, खत्म हो गया। कोई दिक्कत है, इसको समझने में कोई समस्या है? समस्या है तो बोल सकते हैं। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? वैकल्पिक स्रोत कहने का मतलब क्या हुआ? वैकल्पिक स्रोत माने समझना है तो डायरेक्ट ऐसे समझिए कि एक वो बियाह होल है और दूसरा के खोज में लोग जारी कर ले हैं। नहीं जी, माने एक होले है तो ये दूसरा का खोज रहा है, तब वैकल्पिक पत्नी खोज रहा है, नहीं। सेम चीज यहाँ, अभी ऊर्जा का स्रोत तो अवेलेबल है हम लोग के पास, लेकिन फिर भी हम लोग की एक कोशिश है कि कोई वैकल्पिक स्रोत मिल जाए ताकि ये खत्म हो जाए भी तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोला ऐसा, पृथ्वी के गर्भ में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं यूरेनियम इत्यादि ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। सीमित मात्रा कहने का मतलब फिक्स अमाउंट में है, खत्म हो गया तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये सब अनवीकरणीय स्रोत है। कैसा है? जल्दी बनेगा नहीं। अनवीकरणीय मतलब जल्दी नहीं बनेगा। तो जब जल्दी नहीं बनेगा और मात्रा सीमित है तो कोशिश तो हम लोग ये जरूर करेंगे कि वैसे कोई ऊर्जा के स्रोत खोज लिया जाए ताकि जीवाश्म ईंधन जब खत्म हो तो हम उसके जगह पे उसका इस्तेमाल कर सके। अगर इसी प्रकार हम इसका उपयोग करते रहें तो ये शीघ्र मतलब जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। अतः हमें ऊर्जा के संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान देना चाहिए। हमको क्यों हम लोग ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि अभी जो ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध है वो सीमित मात्रा में है और अगर उसकी खत्म होने की संभावना भी है। अगर खत्म हो जाएगा तो ऊर्जा का संकट ना हो, इस संकट से बचने के लिए हम लोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं। कोई दिक्कत? आगे, हमारी सुविधा के लिए पवन तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार से सुधार किए गए हैं? आप एक बात ध्यान से देख रहे होंगे कि जितना भी ऊर्जा के स्रोत पहले थे उन सब का आज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन थोड़ा अब अपडेट कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी के भाषा में समझें तब फोन वही है लेकिन अब अपडेटेड है। तो क्या सुधार किया गया है? तो आंसर में बोला कि किसी एक पवन चक्की से उत्पन्न विद्युत अत्यधिक कम होती है। एगो पवन चक्की से जो बिजली उत्पन्न होती है वो बहुत ही क्या होती है? कम, जिसका व्यापारिक उपयोग संभव नहीं है, यानी कि जिसको हम कमर्शियल रूप से यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब किसी विशाल क्षेत्र में सैकड़ों पवन चक्कियां लगाई जाती है। यह सुधार है। पहले एक पवन चक्की लगाया जाता था लेकिन अब सैकड़ों पवन चक्कियां लगाई जाती है। यह क्षेत्र पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। मतलब पहले एक पवन चक्की लगा के उससे बिजली उत्पादन किया जाता था, अब पवन चक्की फार्म लगा के। पवन चक्की फार्म का मतलब किसी विशेष या बड़े क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पवन चक्कियों को लगाने को ही क्या बोलते हैं? मतलब पवन चक्की जहां लगाई जाती है उस पूरे एरिया को पवन चक्की फार्म कहा जाता है। व्यापारिक उपयोग के लिए
इनसे विद्युत प्राप्त करने के लिए सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न ऊर्जाओं को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ज्यादा अमाउंट में मिल गया कॉमर्शियल रूप में। कॉमर्शियल रूप कहने का मतलब डायरेक्टली समझिए कि कंपनियों में ज्यादा बिजली की खपत है। तो जब ज्यादा बिजली की खपत है तो हमको स्रोत भी वैसा चाहिए जो बिजली ज्यादा दे। तो एक पवन चक्की से काम नहीं चल रहा था। आप ऐसा एक नोटिस किए होंगे, चलिए पवन चक्की तो आपने नहीं देखा, लेकिन सोलर प्लेट, जब आप बहुत छोटे थे तो पता नहीं आप छोटे थे तो ऐसा था कि नहीं, लेकिन हम छोटे थे तो ऐसा था। घरों में एक एक सोलर प्लेट लोग अपना खरीद के लगा लिया करते थे। जैसे बैटरी को चार्ज करते थे, उसमें बल्ब जला लिया करते थे कम से कम, मतलब वो लालटेन के जगह अब क्या जलाते थे, बल्ब। राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन अब आप जब देखते हैं तो टावर हो गया, वहां पे बहुत सारे 4, 5, 10 की संख्या में सोलर प्लेट को लगा दिया गया और उसी से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो अभी क्या किया गया, पहले एक सोलर प्लेट का इस्तेमाल करते थे, अब 10-20 सोलर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी, पहले एक पवन चक्की का लोग यूज करते थे जिससे उत्पादित बिजली बहुत कम शक्ति की होती थी, लेकिन अब उसमें सुधार क्या किया गया कि एक ऐसा क्षेत्र बना दिया गया जिसमें बहुत ज्यादा पवन चक्की को लगा दिया गया। वो पवन चक्की ऐसे ऐसे नचता है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। उसमें एक टरबाइन लगा रहता है, वो गोल गोल घूमने के वजह से टरबाइन या जनरेटर जो बोल सकते हैं, और उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है और उसको कमर्शियल रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो यह है हमारा पवन चक्की में सुधार। दूसरा था, प्राचीन काल में नदियों से बहते हुए जल की ऊर्जा से जल चक्कियों को घुमाया जाता था। जल की ऊर्जा से कौन सी चक्की को, जल चक्की को। अब जल ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। विद्युत, ये विद्युत मतलब विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए पहले नदियों में बहते हुए पानी को एक ऊंचे बांध बनाकर एकत्रित कर लिया जाता है। बांध के बारे में आप लोग जानते होंगे, समझना है बहुत आसान। जैसे मान लेते हैं कि यहां बीच में इधर हम एक बांध बना दिए, दीवार खड़ा कर दिए, और अब इधर से पानी क्रॉस कर रहा था, तो इधर के एरिया में पानी ऊंचा हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी तो उधर जा नहीं रहा है। अब ऊपर से पानी को नीचे गिराएगा, ऐसा सेटिंग कर देगा, बांध के नीचे एक टरबाइन लगा देगा। जब ऊपर से पानी नीचे जाएगा तो टरबाइनमा क्या होगा, घूमेगा, और जब टरबाइनमा घूमेगा तो उससे पास होने लगेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या जनरेट करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना शुरू कर देगा। तथा फिर बांध के ऊपरी भाग से भंडारित जल को नीचे गिराया जाता है। बांध की तल्ली के निकट, बोले थे ना, टरबाइन लगे होते हैं। जब यह जल टरबाइन के ब्लेड मतलब समझते हैं ना, पंखा में जो पत्ती जिसको बोलते लगा रहता है उसको ब्लेड बोल रहा है, पर गिरता है तो टरबाइन के सेट भी घूमते हैं, या टरबाइन के सेट भी घूमते हैं, घुमाते हैं लिखा गया है। टरबाइन के ब्लेड विद्युत जनित्र के आर्मेचर से संयोजित होते हैं, अतः जनित्र का आर्मेचर भी क्या होने लगता है, तेजी से घूमने लगता है और हमें बिजली मिल जाती है, मतलब उससे बिजली उत्पन्न होने लगता है। ये बात समझ में आया? क्या किया गया, पहले क्या करते थे लोग कि नदी में जल पास हो रहा है, एक जल चक्की सेट कर देते थे। अब नदी के धारा से वो चकिया ऐसे ऐसे घूमता था, तो जब चकिया घूमता था तो उतना स्पीड में तो घूमता नहीं था, और धारा का 180 के स्पीड से चलेगा, वो तो धीरे धीरे ही चलता है ना नदी का धारा। तो जैसे चलता था वैसे धीरे धीरे चक्की घूमता था, तब बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी। एकदम डायरेक्ट ऐसे समझिए, टरबाइन को जितना स्पीड में घुमाइएगा उतने इलेक्ट्रिसिटी देगा। कम स्पीड में घुमाए कम इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा स्पीड में घुमाए स्पीड ज्यादा रहेगा। तो पहले क्या किया जाता था कि जैसे पानी ऐसे पास हो रहा है ना यहाँ से, तब पानी यहाँ से पास हो रहा है तो ऐसे करके लगा दिए एक चक्की को, चक्की पंखी को बोल रहा है, यहाँ जल चक्की को लगा दिया गया। नदिया से ऐसे पानी पास हो रहा है ना, तो ये भी घूम रहा है, गोल गोल ऐसे घूम रहा था, धीरे धीरे घूमता था। अब उसमें अपडेट क्या किया गया कि नहीं, ऐसे पास नहीं करो, एक बांध बना दो। बांध बना दिए तो इधर जल ऊंचा हो गया, अब फिर वही जल बांध के ऊपर से नीचे गिरेगा। वो बांध के जस्ट नीचे एक टरबाइन सेट कर दिया गया। अब वो टरबाइन के ऊपर जैसे जल गिरता है उसके ब्लेड पर, तो उसका ब्लेड तेजी से घूमता है, और जब उसका ब्लेड तेजी से घूमता है तो उससे जुड़े आर्मेचर भी काफी तेजी से घूमता है। तो फिजिक्स में आप एक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में पढ़े थे
कि जनरेटर, जनित्र, जिसको हम लोग आम भाषा में जनरेटर बोलते हैं, उसको घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। तो टरबाइन को भी घुमा रहे हैं, तो जब ऊंचा से जल गिर रहा है तब तनी तेजी में टरबाइन वहां घूम रहा है पहले के रिस्पेक्ट में, तो अब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ना। पहले इलेक्ट्रिसिटी कम पास हो रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होगा। क्लियर हो गया? ये कोई दिक्कत? लिखा जाएगा, लिखने के लिए रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ है। हमारा क्वेश्चन बहुत छोटा था। हमारी सुविधा के लिए पवनों और जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार सुधार किया गया है? तब पवन ऊर्जा में क्या बोले कि एक पवन चक्की के जगह अत्यधिक पवन चक्की को लगा दिया गया, और जल ऊर्जा वाले में क्या बोले कि जो डायरेक्ट जल चक्की से काम करते थे, लेकिन अब क्या कर दिए हैं? बांध बना दिए हैं। बांध बना के जल को एकत्रित कर देते हैं। जब ऊपर से नीचे टरबाइन पे घूमता है, गिरता है, तो टरबाइन काफी तेजी से घूमती है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, दिक्कत नहीं है तो आगे आ गया है प्रश्न संख्या 3 का। सौर कुकर के बारे में आप लोग सुने होंगे। सौर कुकर, ये सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल या समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण सौर कुकर में उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त दर्पण है। कौन सी दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सी दर्पण? क्योंकि वे एकमात्र ऐसा दर्पण है जो एकल फोकस बिंदु पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करता है। यह बात आपको प्रकाश चैप्टर में भी पढ़ाया गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में भी किया जाता है। उससे बेनिफिट क्या है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को वो एक जगह केंद्रित कर देती है। जब एक जगह केंद्रित कर देती है तो उसके वजह से जिस पॉइंट पे केंद्रित करती है प्रकाश को, वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो खाना आसानी से बन जाएगा। ये हमारा फोटो रहा सोलर कुकर का, ये देख रहे हैं अटैची टाइप का है। प्राचीन काल में इसे अटैची रहा करता था। उधर से सूर्य का प्रकाश इसमें क्लियर नहीं दिख पा रहा है, एक शीशा लगा हुआ है। आपको ये सोलर कुकर के बारे में क्लास में बताया गया है कि शीशा के अंदर रख दिया जाता है 4-5 बॉक्स में, उसमें खाना हीट हो जाता है और फिर उसी से क्या हो जाता है, गर्म। इसकी कुछ हानियां भी हैं, आगे क्वेश्चन है ऐसा। सोलर कुकर की कुछ हानि जहां है वहीं पे पढ़ लिया जाएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। चलो आगे एक सवाल, महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं? जो महासागर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसकी क्या सीमा है, लिमिटेशंस क्या है, क्या उसमें कमियां हैं? तो महासागर से 3 प्रकार, सबसे पहले तो यह जानना होगा कि हम महासागर से किस किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है, और वो उसी के साथ बता दिया जाएगा कि उसकी सीमाएं क्या है, मतलब उसमें क्या खामियां हैं। तो महासागरों से 3 प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है जिसकी सीमा निम्नलिखित है। पहला क्या है? सीमा कोनो लड़की के नाम नहीं समझ लीजिएगा, यहां सीमा का मतलब उसकी कमी। ज्वारीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? तो ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटे, कौन सी भाटे? ज्वार भाटे के समय जल के स्तर चढ़ने तथा गिरने से प्राप्त होती है। ध्यान से सुनिएगा, जब जल का स्तर उठा तो ज्वार, और नीचे गिरा तो भाटा। जब उठा तो ज्वार, गिरा तो भाटा। आगे पिक्चर होगा, है पिक्चर आपको दिख रहा होगा। ऐसे करके जो उठा ना, तो ये जब उठा तो इसको ज्वार, और जब वापस नीचे गिर गया तो उसको भाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जब ऊपर गया तो ज्वार, नीचे गिरा तो भाटा। पीछे आ जाइए। इसका उपयोग सागर के किसी संकीर्ण, संकीर्ण मतलब पतला सा क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है। देखो क्या करता है, जब ज्वार भाटा में ऊपर पानी आता है ना, तो उससे टरबाइन न चलेगा। जब पानी ऊपर आया तो अब फिर वापस गया तब उससे भी नचा लिया। तो दोनों समय में इलेक्ट्रिसिटी बना लिया, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए ना होगा, ये सब होगा कहां? जहां संकीर्ण जगह होगा वहां बना लिया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जिसको नचाने से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। जिसको नचाने से क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। ऐसे बांध हाँ, लेकिन इसकी कमी क्या है? क्योंकि ऐसे बांध सिर्फ सीमित स्थान पर ही बनाए जा सकते हैं। महासागर में हर जगह ऐसे बांध नहीं बन सकते, संकीर्ण बांध। वो सिर्फ सीमित जगहों पर कुछ ही वैसे जगह हैं जहां ऐसे बांध बनाए जा सकते हैं। कोनो दिक्कत है? चलो दिक्कत नहीं है, फोटो देखिए लिए हैं।
ऐसे टरबाइन उसमें सेट किया जाता है। अभी क्या बोले, ऊपर उठा तो ये नच गया, इलेक्ट्रिसिटी उससे ऑब्जर्व हुआ, फिर वापस गया तो फिर नच गया, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व हुआ। तरंग ऊर्जा कौन सी ऊर्जा? ये महासागर से उत्पन्न होने वाली दूसरी ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? तरंग ऊर्जा। समुद्र, ये जट लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है जी? हाँ, के समीप विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को विद्युत पैदा करने हेतु प्रयोग में या प्रयोग किया जाता। अच्छा, समुद्री जल के समीप या समुद्र के तट होगा रे, ये गलती, समुद्र के क्या तट के समीप विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को विद्युत पैदा करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इसका केवल वहीं पर व्यावहारिक उपयोग हो सकता है जहां पर तरंगे अत्यधिक क्या है, प्रबल है, जहां पर तरंग अत्यधिक प्रबल है। देखो ये टरबाइन है, यहां बीच में सेट, अगर पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये तरंग के वजह से टरबाइन को नचाया जाता है, इसके नचने से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। देखो पोल है ना गाड़ल जी, और फिर इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। सीमा क्या था? क्योंकि वो वैसे ही जगह पे बनाई जा सकती है, तरंग ऊर्जा का जो डिवाइस या मशीन या संयंत्र बैठाया जा सकता है जहां पे तरंग प्रबल हो, जहां पे तरंग कैसा हो, प्रबल हो। आगे है सागरीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सागरीय तापीय रूपांतरण, ऊर्जा रूपांतरण। तब विद्युत संयंत्र सिर्फ तभी प्रचलित किए जा सकते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल का ताप में अंतर कितना डिग्री का हो, 20 डिग्री सेल्सियस का। क्या बोला ही कि सागरीय ऊर्जा तभी उत्पन्न होगा जब महासागर के तट और उसके 2 किलोमीटर नीचे की गहराई में जल के तापमान का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना डिग्री सेल्सियस? तो ये भी एगो सीमा के रूप में ही है। अब आगे है भूतापीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? कौन सी ऊर्जा? तो पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म जल स्रोतों से पैदा ऊर्जा या उत्पन्न ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। फोटो को थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ये क्या बोल रहा है। देखो ये लेयर बना के दिखाया गया है, उधर से और शायद क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ तो सब चमक रहा है। तो यहाँ पे हॉट वाटर है। कौन वाटर है? हॉट वाटर। अब यहाँ हॉट वाटर मैंने समझ रहे हो ना, ये वो होल बनाया, यहां से गर्म पानी का वाप, स्टीम लिखा है ना, ये वाप बन के ऊपर की ओर निकल रहा है। पाइप में ऐसा सेटिंग किए हैं हम लोग कि ये भाप थोड़ा इधर मुड़े, आई टरबाइन को नचाए। किसको नचाए? टरबाइन जनरेटर, ये जनरेटर लिखा है ना, टरबाइन को वो वेपर के वजह से हम लोग नचा दिए, और जो वेपर में से ठंडा हुआ वो ठंडा पानी फिर कहाँ घुस जाए? नीचे। एक बात समझो, अब क्या कि होने से नीचे नहीं चलाएगा, वो सब अलग कॉन्सेप्ट है, आपको यहीं पे समझना है। ये पाइप के हेल्प से गर्म पानी के भाप को ले जा करके टरबाइन को नचाया जाता है। जब टरबाइन नचिए गया तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। टरबाइन जैसी नचा तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। कोनो दिक्कत है? भूतापीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म जल स्रोतों से पैदा ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है? भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? कौन सी ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो बोला इसमें बहुत क्या महत्व है, समझते हैं नहीं है? समझते हैं वाला मामला आपको क्लास में पढ़ा दिया गया है कि नाभिकीय ऊर्जा कहते किसको है। फिर से एक बार बोल देते हैं, ये हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्लियर कर रहे हैं एनसीईआरटी का। क्लास में इन सब चीज के बारे में आपको बता दिया गया है। नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? तब बोला इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ये बात बताए ही थे। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग वाप बनाकर विद्युत पैदा करने में किया जाता है। ये इसके 2 महत्व थे। कोई दिक्कत है? चलो प्रश्न संख्या अब आ गए किस पर? 4 पर। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? अगर हो सकता है, अगर जैसे हाँ बोला
तो बोलेगा क्यों या कैसे। अब अगर बोला नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकते हैं, ये आपको बात बताए थे। अगर हम बात करेंगे सौर सेल या सोलर प्लेट का, तो सौर सेल जैसी कुछ युक्तियों का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त है। मतलब जब वो काम करता है खुद से तो उस समय प्रदूषण नहीं फैलाता। जैसे सोलर प्लेट को आपने देख लीजिए, क्या वो प्रदूषण फैलाता है, क्या वो धुआं देता है, क्या वो मतलब राख छोड़ता है, क्या आवाज करता है, तक प्रदूषण का तो कोई मामला नहीं है। तो प्रदूषण मुक्त तो है, वास्तविक उसका जो काम है वो प्रदूषण मुक्त है, लेकिन उस युक्ति के संयोजन यानी बनने में पर्यावरणीय क्षति अवश्य होती है। जिस समय वो बना था उस समय तो पर्यावरणीय क्षति हुई होगी, पर्यावरणीय क्षति तो हुई होगी। जो बात बोले वो समझ में आया कि इसमें कोनो दिक्कत है। तो ये बात कहने में कोई गलती नहीं होगी कि कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं है। वास्तविक रूप से वो प्रदूषण मुक्त है, लेकिन जिस समय उसका संयोजन होता है उस समय पर्यावरण को किसी न किसी रूप में क्षति हुई है। कोई दिक्कत है? चलो दिक्कत नहीं तो ये चेंज कर दे। रॉकेट, रॉकेट का नाम सुने होंगे। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? सीएनजी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में है। जितने भी पटना में खासकर टेम्पू चलता है, टेम्पू समझते हो ना जी, है ना। हम लोग बिहारी आदमी है भाई, उसको टेम्पुए बोलते हैं। अभी तनी पैसा ज्यादा हो जाता आदमी के पास तो उसको कहेगा ऑटो, नहीं और पैसा हो गया तो बोलेगा टैक्सी। मतलब वही बात है, बचपन में बहुत छोटे थे तो पापा को पापा बोलते थे, तनी और बड़ा हो गया एकदम बिहारी खांटी बिहारी तो बाबूजी कहेगा, नहीं बड़ा हो गया तो बाबूजी कहेगा, नहीं तो अब ज्यादा पढ़ लिख लिया तो कहेगा डैड मॉम। सेम चीज है, नाम बदल रहा है। तो टेम्पू आप लोग समझ रहे होंगे, टेम्पू में सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल इंजन को बंद कर दिया गया, अब सीएनजी इंजन लाया गया। अभी पटना में नगर निगम जितने भी बस की मतलब चलाती है वो सीएनजी है, नहीं तो वो इलेक्ट्रिक है। सबको पेंट करके क्लियर कर दिया गया है। तुम गाड़ी पुराना चलाएगा तो तुम्हारा सीज हो जाएगा, नगर निगम का सीज नहीं होता है। चलो इधर देखो, ऑनलाइन में ही बात बोल रहे हैं जी। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है, किया जाता रहा है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? हम लोग तो बिहारी आदमी है भाई, हम लोग तो देख देख के काम करते हैं। नहीं पता चला कि पड़ोसी डीएसपी बनने के लिए तैयारी कर रहा है तो चल हमहू करेंगे, नहीं हो का चल हमहू कोशिश करेंगे। वो आगे बढ़ रहा है, वो हमारा से मूर्ख है ही। वैसे हम लोग तो सोच समझ के एग्जाम में ऐसू लिख दे सकते हैं कि हाँ सीएनजी की तुलना में इसे अधिक स्वच्छ मानेंगे। क्यों? रॉकेट साइंटिस्ट बनाता है जी, तो हमारा से ज्यादा ना ओकरा पास दिमाग है। अगर वो इतना आसान रहता तो सीएनजी उपयोग नहीं कर लेता, करता ना। तो एक कौन सी ईंधन की बात कर रहा है? हाइड्रोजन ईंधन। कौन सी ईंधन? किससे तुलना करने बोला? सीएनजी से। किससे? तो बोला क्यों या क्यों नहीं। तो हाँ सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है। ये बात तो हम लोग देखा देखी में भी लिख लेते हैं। नहीं, क्योंकि इसके जलने पर CO2 उत्पन्न, लेकिन सीएनजी जब जलता है तो CO2 उत्पन्न होता है। तो जब CO2 उत्पन्न, तक ठीक है कम अमाउंट में दे रहा है प्रदूषण, लेकिन दे तो रहा है ना। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऐसा कुछ, बल्कि इसके दहन होने पर जल उत्पन्न होती है। कौन सी उत्पन्न होता है? अतः इससे प्रदूषण, तो आप खुद से बोलिए ज्यादा स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन ईंधन है कि सीएनजी है? कौन सा ईंधन? क्यों हाइड्रोजन ईंधन ज्यादा स्वच्छ है? क्योंकि सीएनजी के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और हाइड्रोजन ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त, बल्कि और जल मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ईंधन सीएनजी ईंधन की तुलना में अधिक स्वच्छ है। कोई दिक्कत ना दिक्कत? एकदम याद कर लेना है, याद ना हो तब फिर एक बार देख लेना है अपने से। पूंजी लग रहा है जी, 1.5 GB ऐसू देवे करता है, यह में टाइम पास करेंगे। आगे देखिए, प्रश्न संख्या पहुंच गए किसके पास? अभी सोच लो, ये 5 जो आ रहा है ना, ये अभी अभ्यास प्रश्न की ओर नहीं गए हैं। इस सब एनसीईआरटी किताब के भीतर का सवाल है।
आई चैप्टर का नाम था ऊर्जा का स्रोत। इसके बाद अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और इसके समीकरण। एक बार आपको डिस्कशन करा दिए हैं उसका, लेकिन वीडियो हम लोग नहीं बनाए थे, तो जैसे ये करा दे रहे हैं वैसे उसका भी एक बार और करा देंगे, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। सवाल बोला था कि ऐसे दो ऊर्जा स्रोत का नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। क्या मानते हैं? और लेकिन एगो बात है, इतना बोल के छोड़ देता था तो टेंशन नहीं था, कैसू रटिए लेते। लेकिन आगे कहा कि अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। मतलब डायरेक्ट समझिए, पुलिस जब चोर को पकड़ती है तो एक बात पूछती है, क्या आपने चोरी किया? अगर इतने पूछ के छोड़ दे तब तो आदमी अगर चोरी किया तो कहेगा कि हाँ किए, लेकिन तुरंत सवाल बोल देता है क्यों किया, है क्या था रे, यह काम करता है तुम। समस्या यहाँ है, उसके वजह से आदमी बोलता है कि ना छोड़। पापा अगर पूछे कि तुमको शादी करने का मन है, अगर खाली इतने पूछते हाँ या ना तो बोल देता कि हाँ, लेकिन आप तुरंत अगला सवाल उत्पन्न कर देंगे, अभी तक तुम क्या किया है कि तुमको शादी करना है, कौची खिलाएगा? अभी सब तो टेंशन है जी, है ना। चलो देखो, तर्क देना है अपने आंसर का। तब दूगो आपको ऊर्जा स्रोत, एक लकड़ी और दूसरा जल विद्युत ऊर्जा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। लकड़ी को नवीकरणीय आप क्यों मानते हैं? एक बात बताइए, लकड़ी को आप क्यों नवीकरण? क्योंकि लकड़ी को हम जंगल से प्राप्त करते हैं, और जंगल अगर एक बार कट गई फिर उसको लगाएंगे फिर से लग जाएगा, तो नवीकरणीय नहीं हुआ। और जल तो खत्म हुए नहीं कर रहा है, नहीं, इधर से जाएगा फिर उधर वापस, फिर इधर से जाएगा फिर उधर। लकड़ी एक नवीकरणीय स्रोत है, इसे जंगलों से प्राप्त की जाती है। कटे हुए पेड़ों की जगह पर नए पेड़ उगाए जा सकते हैं, जिससे लकड़ी दोबारा तैयार हो जाती है। तो नवीकरणीय उसी को तो बोलते हैं कि खत्म हो जाए तो फिर वापस बन जाए। लकड़ी को कैसे बोले वो तर्क समझ में आया। दूसरा था जल विद्युत ऊर्जा। तो जल विद्युत ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कैसा ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय, क्योंकि जब वर्षा होती है तो जल पुनः जलाशय में भर जाते हैं। तो लिखा जाएगा, बहुत आसान। देखो, हम लोग को अक्सर ऐसा लगता है कि एग्जाम में पता नहीं क्वेश्चन मार्क कहाँ से पूछता है जी, पते नहीं चलता है। लेकिन सोच के देखिए, आप जब बीच में पढ़ाई किए, सिर्फ मतलब मोटा मोटी डाटा जब क्लास में पढ़ाई करते हैं, तो जैसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। लेकिन डायरेक्ट हम याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत बन जाएगा ना। एक बार रिविजन कर लोगे तो आसान रहेगा बनाने के लिए। ऐसे दो ऊर्जा स्रोत का नाम, फिर से दूसरा सवाल है ये, सेम नहीं। ऐसे दो ऊर्जा स्रोत का नाम लिखिए जिन्हें आप समापन योज्य मानते हैं। कैसा मानते हैं? समापन योज्य मतलब खत्म होने को है। अपने चयन के लिए क्या कर रहा है जी? अपने चयन के लिए क्या दीजिए? तर्क दीजिए। तो देखो, कोयला एगो कौन चीज, हम अपने हिसाब से चुन के लिखे, हो सकता है आप अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हैं, है ना। तो कोयला और पेट्रोलियम का डिस्कस आपको बता देते हैं। ये दो ऐसे स्रोत हैं जो समापन योज्य हैं। कैसे हैं? मतलब समापन होने लायक है। कोयला कैसे है से सुनो, तर्क। कोयला करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधों से भूपर्पटी के नीचे गहराई में अधिक ताप और दाब पर बना था। ऐसे ही पेट्रोलियम भी समुद्री जीवों या पौधों के समुद्र की गहराई में दबने से निर्मित हुए। इन ईंधनों के बनने में करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। अगर एक बार ये समाप्त हो गए तो दोबारा जल्दी नहीं बन सकेंगे, अतः इनको हम समापन योज्य मानते हैं। माने एक बार खत्म हो गया तो वापस बनेगा, तो उसी को ना समापन योज्य बोलेंगे। मतलब ये नवीकरणीय है। क्या नवीकरणीय है? कैसा है? अनवीकरणीय। अब यहां से शुरू हुआ अभ्यास प्रश्न। मतलब यहां से आपके जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें क्वेश्चन आंसर यहां से दिया हुआ है। अब ये अभ्यास प्रश्न में क्या है से सुनिए। पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? इस सौर जल तापक इतना बड़का बात बोलल कहूँ ना, एकरा सौर कुकर समझो। कौन कुकर? आप बोलिए, धूप वाला दिन में तो मजे मजे है जी, सूरज तो बहुत बढ़िया मिलेगा चकाचक। बादल वाले दिन में थोड़ा दिक्कत होगा, गर्म दिन में तो हर मस्ते हैं।
पवन वाला से उसको कोई मतलब नहीं है। तब बादल वाले दिन में ही, क्योंकि बादल वाला दिन में सूर्य तो दिखाई, जब सूर्य नहीं दिखाई देगा तो क्या सौर कुकर काम करेगा? तो सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा ऐसे करके। चलिए, ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? देखो, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत बोला तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का मतलब कौन सजीवों से प्राप्त नहीं हो रहा है? तब बताओ, लकड़ी सजीव से प्राप्त होता है ना जी, गोबर गैस, तक गोबर भी तो सजीव से मिल पा रहा है ना, कोयलवा भी मिलता है, लेकिन अभी परमाणु ऊर्जा, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? कौन ऊर्जा? जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं? आई तो आंसर दे ही है यार, तो गड़बड़ा गया नहीं। नाभिकीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? बड़ी टेंशन। ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधन, कौन सी ईंधन? और सूर्य, दो गो लिया है ऊर्जा स्रोत के रूप में, एक जीवाश्म ईंधन और दूसरा कौन सा? सूर्य। दूसरा कौन सा? सूर्य की तुलना कीजिए और उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या बोला? जीवाश्म ईंधन और सूर्य। हम लोग इसमें अंतर लिखने का सबसे आसान सा तरीका, आप भी ऐसे ही डायग्राम बना लेंगे और इस डायग्राम में दोनों को अलग अलग कर देंगे। बीच का लाइन आपका मोटा पतला, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन दो पार्टीशन में कम से कम जरूर बांट दीजिएगा। जब भी साइंस हो या आर्ट्स हो या जो भी चीज हो, अगर अंतर लिखने की जहां बातचीत आती है तो उसको दो पार्टीशन में कम से कम बांट दीजिएगा। ऐसे देखने में थोड़ा आसान लगता है, बढ़िया लगता है, नंबर आपका कटेगा नहीं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। कैसा स्रोत है? सूरज तो फ्री का है यार, नवीकरणीय नहीं। आज डूब गया फिर कल आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो एक अंतर दिखाई दिया। दूसरा, जीवाश्म ईंधन का भंडार बहुत कम है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ये तो अनलिमिटेड है जी, इसमें क्या दिक्कत है? ये प्रदूषण पैदा करते हैं, लेकिन ये कोई प्रदूषण पैदा, कितना सिंपल सा अंतर है ना, याद कर लोगे इसको। चलो, जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और उसमें अंतर लिखिए। और उसमें क्या लिखना है? तो जैव मात्रा और क्या? जल विद्युत ऊर्जा। दिखाई दे रहा ना, जितनी ज्यादा छोटी छोटी हो गया ना। यह ऊर्जा का कौन स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा का भी एक कौन सा स्रोत है? उल्टे बोला गया क्या? जैव मात्रा ईंधन, तुलना करना है ना जी, हाँ तब ठीक है। जैव मात्रा ईंधन ज्यादा ऊष्मा पैदा नहीं कर सकते तथा इनको जलाने पर बहुत अधिक धुआं निकलता है। बांध के जल में डूबने से बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। ये सिमिलरिटीज हैं, इससे भी नुकसान है और इससे भी नुकसान है। जो पेड़ पौधे वनस्पति इत्यादि जल में डूब जाते हैं वो अवायवीय परिस्थितियों में सड़ते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस पैदा करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस से क्या हो जाती है? विश्व तापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विश्व तापन की समस्या मतलब गर्मी अधिक लगेगा, गर्मी। ये ऊर्जा का सस्ता स्रोत है, इसके उत्पादन में भी कोई लागत, ये दोनों का तुलना हो गया ना, ये दोनों का क्या था? हालांकि अंतर पूछता है, तुलना का चांस बहुत कम है। अगर आपको याद हो जाता है तो बढ़िया बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ाई किया 10 साल में वो सारा सवाल पूछेगा ही, है ना। वो तो मात्र 15 से 20 क्वेश्चन का खेला है, उसके लिए आप कितना देर पढ़े हैं? 1 साल मेहनत किया, कोई दिक्कत? तो इसको भी याद कर लेना, हालांकि वो सवाल पूछने का बहुत कम चांसेस है। निम्नलिखित में ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखिए। फिर वही चीज कि अगर ऊर्जा निकालते हैं पवन से तो क्या उसकी सीमा हो सकती है? तरंग से निकालने की क्या सीमा हो सकती है? ज्वार भाटा से निकालेंगे तो क्या सीमा हो सकती है? ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी था ना, आप उसको भी पढ़ के बना ले सकते हो क्या। देखो, पवन ऊर्जा फॉर्म, पवन ऊर्जा
किसको कहते हैं? जहां अत्यधिक पवन चक्की लगाई जाती है, वह क्षेत्र जहां अत्यधिक पवन चक्की लगाई गई हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा फार्म। सिर्फ उन्हीं क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र हवाएं चलती है। कौन सी हवा चलती है? टरबाइन की जरूरी गति को बनाए रखने के लिए हवा की चाल हमेशा कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर है। अगर उससे कम गया तो समस्या है, तब पवन चक्की बढ़िया से चल नहीं पाएगा, और जब पवन चक्की बढ़िया से चल नहीं पाएगा तब कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगा। अगर अपर लेवल की बात की जाए तो आप इस बात को भी ध्यान दे सकते हैं, कभी हवा तेज चलती है, कभी हवा स्लो चलती है। जब तेज चला तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दे देगा, और अगर स्लो चला तो इलेक्ट्रिसिटी कम दे देगा। तो दिक्कत है ना। तरंग ऊर्जा का सिर्फ वहीं पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंग अत्यधिक प्रबल। ये पिछले वाले में भी था। ज्वार भाटा, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन हम सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके कर सकते हैं। ऐसे बांध सिर्फ सीमित स्थान पर ही बनाए जा सकते हैं। तो ये सब सीमा है कि नहीं है? ये शब्दों से सब जगह बनता तब तो कोई दिखते नहीं था, लेकिन ये कम ही जगह पे बनाए जाते, सीमित जगहों पर बनाए जाते हैं। ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर करेंगे? अब देखो, सुन लो कैसे वर्गीकरण करना है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, समाप्य और अक्षय। समाप्य मतलब खत्म होने वाला, अक्षय मतलब कभी। क्या ए तथा बी के विकल्प समान है? ए तथा किसका? बी का। पहला बात है ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण करना था, तो ये बात तो समझ में आए कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत किसको कहते हैं। देखो, तो ऐसे स्रोत जो प्रकृति में सदा बने रहते हैं तथा असीमित मात्रा में उपलब्ध है, नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। कौन स्रोत? एग्जाम्पल में सूरज हो सकता है, तो सौर ऊर्जा हो सकती है इसका एग्जाम्पल। चलिए, अगर हो सकता है तो ये ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी समाप्त। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा? जल के बाद कॉमा दिया गया, जल ऊर्जा होगा। कौन दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना इसमें। अनवीकरणीय को तो अपने से लिखिए लोग। बोला वे स्रोत जो प्रकृति में करोड़ों वर्ष की अवधि में धीरे धीरे बने हैं तथा सीमित मात्रा में मौजूद हैं। कौन सी मात्रा में? कौन सी स्रोत कहलाते हैं? अनवीकरणीय स्रोत। ये ऊर्जा स्रोत एक दिन निश्चित रूप से, कौन दिक्कत है? आगे है ऊर्जा के स्रोत, इस समाप्य वाला लिखेगा। ऊर्जा के स्रोत जिनका बहुत दिनों से परंपरागत उपयोग होने के कारण, ये ब्रैकेट बेकार आ गया है, भंडार का ह्रास होता जा रहा है, ऊर्जा के समाप्य स्रोत कहलाते हैं। कौन से स्रोत? मतलब खत्म होने वाला स्रोत, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब समाप्य स्रोत हैं, मतलब खत्म होने वाला। कौन सा? खत्म होने वाला। आगे देखिए, बोला ऐसा ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका मानव द्वारा उपयोग से उसके भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे, उसको कौन सा स्रोत कहते हैं? असमाप्य स्रोत। कौन सा स्रोत? असमाप्य स्रोत। जैसे कौन सी ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा? और कौन सा? ये खत्म होने वाला है, कितना भी यूज कीजिए ये खत्म। तो ये कौन सा स्रोत? अनवीकरणीय भी और असमाप्य स्रोत भी है। आगे बोला ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण है? ऊर्जा का आदर्श स्रोत किसको बोलते? देखो, आदर्श स्रोत के बारे में भी आपको क्लास में बता दिया गया है कि आदर्श स्रोत हम किसको बोलते हैं। तो उस ऊर्जा स्रोत या वैसे ऊर्जा स्रोत जो सरलता से प्राप्त हो। कैसे प्राप्त हो? सरलता से प्राप्त हो। वो ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करना सस्ता हो, माने डायरेक्ट समझना भाई, सरलता से प्राप्त हो, जो सस्ता हो, जिसको आसानी से यूज किया जा सके, जिसकी दक्षता अधिक हो, जिससे कोई पर्यावरणीय क्षति ना हो, उसको हम कौन सी बोलेंगे? ऊर्जा का आदर्श गुण या ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण। कोई दिक्कत? आदर्श स्रोत किसको बोलेंगे? जो सरलता से प्राप्त हो, जो सरलता से, जिसका भंडारण आसान हो,
जिसे प्राप्त करना सस्ता हो, मतलब जो सस्ता मिल सके, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पादन हो, जिसकी दक्षता अधिक हो, मतलब कैपेसिटी, काम करने की जिसकी क्षमता अधिक हो, और जिससे पर्यावरणीय क्षति ना हो। कैसा स्रोत? आदर्श स्रोत। कैसा स्रोत? आदर्श स्रोत किसको? जिसका भंडारण आसान हो, जो सरलता से उपलब्ध हो, जो सस्ता हो, जिसकी दक्षता अधिक हो, जो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न कर सके, जिसका भंडारण अधिक हो, जो पर्यावरणीय क्षति ना पहुंचाए। अपने भाषा में लिख दोगे? पीछे लिखा हुआ कुछ भी है आप समझ लो, अपने भाषा में वहां लिख देना, ठीक है। आगे सवाल, सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ हैं? सौर कुकर उपयोग करने के क्या लाभ हैं तथा क्या हानियों लिखा गया नहीं जी, हानियां हैं। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकर की सीमित उपयोगिता न होगा? हो बहुत जगह ऐसा जगह है जहां सूर्य की प्रकाश कंटिन्यूअसली नहीं निकल पाती है, सालों सालों दिक्कतें आती है, तो वहां पे सौर कुकर का इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लाभ तो है ये है नहीं, लाभ क्या है? एक बार सेटअप डाला, एक बार सेटअप डाला और कोई विशेष घटा। देखो, सौर कुकर का उपयोग करने के लाभ, सौर कुकर के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। सौर कुकर में एक समय में 4 खाद्य पदार्थ पकाए जा सकते हैं, तो बैचलर के मजे मजे है यार। सौर कुकर के उपयोग से ईंधन की क्या होती है? ये फायदा। लाभ बोला तो लाभ दिखा नहीं, लाभ बोला तो क्या दिखाना है? लाभ। अब अगर लॉस बोला तो लॉस दिखा देंगे। हानि देखो कैसे है, हानि है सौर कुकर द्वारा रात के समय में खाना, हालांकि फायदा है कोई भी है, बच्चा खाना लगा दिया उसमें, कुकर में सेट कर दिया सब, अब पढ़े आ गया, अब पढ़ के गया तो चल खाना बनल है, धीरे धीरे ना बनता है जी, इतना फास्ट तो बनेगा नहीं। लेकिन रात के समय में खाना नहीं बना सकते, ये लॉस है। खराब मौसम में सौर कुकर में भोजन नहीं पकाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए मैंडेटरी है सूरज का प्रकाश, उसके लिए मैंडेटरी है सूरज का प्रकाश। बॉक्स नुमा सौर कुकर में हम रोटियां चपातियां नहीं बना सकते हैं, रोटी उटी नहीं बनेगा, चावल उबल बन सकता है, आलू उबाल सकते हो, मैगी उगी भी बना लेगा, ये सब नहीं। हाँ, अब ये देखो, उस सवाल एक पीछे था कि कोई ऐसे भी जगह है जहां इसकी उपयोगिता सीमित है। हाँ, ऐसे भी जगह हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है, क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा की उपलब्धता दुर्लभ होती है। मतलब सौर ऊर्जा जहां रहेगा वहीं ना सौर कुकर का इस्तेमाल होगा, और जहां पे सौर ऊर्जा नहीं वहां सौर कुकर का इस्तेमाल होगा नहीं होगा। ये बात समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की बढ़ती मांग, सिंदूर वाला नहीं समझना है, डिमांड है ना, मांग जैसे बोला बच्चा है ना, समझ लेता है कभी। तो ऊर्जा की बढ़ती मांग, तेरा ये भी चल रहा है साथ साथ यार। ऊर्जा की बढ़ती मांग पर्यावरणीय मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करने का उपाय लिखिए। कौन से उपाय लिखना है? ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय। तब बोला ऐसा, ऊर्जा की बढ़ती खपत से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। नहीं, पर्यावरण को नुकसान नहीं है। पेट्रोल जितने ज्यादा जलाओगे उतने प्रदूषण होगा, जितने ज्यादा खाना बनाइएगा उतने प्रदूषण होगा, प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है। मानव पेट्रोलियम एवं कोयले जैसे ईंधन के दहन से विद्युत शक्ति तथा ऊष्मा प्राप्त करता है। इन ईंधनों के दहन से वायु प्रदूषित हो रही है। वायु के प्रदूषण का सभी जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? बुरा प्रभाव। कैसा प्रभाव पड़ता है? कोई दिक्कत इसमें? अब इसका उपाय कई क्या करेंगे जिससे इसकी खपत कम हो? तो हमें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का प्रयोग न्याय संगत करना चाहिए। एक वर्ड लेके आया, कौन संगत? न्याय संगत का मतलब माने उचित समय पर कीजिए, उचित समय के लिए कीजिए। ऐसा नहीं कि नल खुला छोड़ के न बरस कर रहे हैं, नलवा खुले हैं, ऐसा भी करते हैं ना। हालांकि यहाँ ऊर्जा की बातचीत चल रही है, जल का एग्जाम्पल अलग हो गया। मतलब बेफालतू का हम लाइन पास माने पंखा चला दिए, रूम में नहीं है कोई, तो लॉस हो रहा है ना उससे। उससे क्यों? क्योंकि कोयला को जलाने के बाद विद्युत शक्ति बनती है, तो हमारा कोयला खपत हो रहा है ना जी। कोयला जलने से प्रदूषण भी हो रहा है, दोनों तरीके से लॉस है। एक तो हमारा अनवीकरणीय स्रोत भी खत्म हो रहा है, और दूसरा उससे प्रदूषण भी हो रहा है। तो उपाय क्या है उसको कम करने का, या उसका मतलब सीमित उपयोग करने का क्या उपाय है? कि न्याय संगत उपयोग कीजिए। न्याय संगत उपयोग मतलब क्या हुआ कि जब आवश्यकता हो
तो प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए, आवश्यकता ना हो तो उपयोग नहीं कीजिए। ऊर्जा के स्रोत का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए, ना है तो नहीं करेंगे। ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए जिससे कि नवीकरणीय ऊर्जा का भरपूर उपयोग किया जा सके। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जिनके पास अपना घर है यहाँ पे खासकर, या जिनके पास पैसे की कोई विशेष कमी नहीं है, वो सोलर प्लेट लगा ले। सूर्य से सूर्य के प्रकाश से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, कोयला को नुकसान नहीं पहुंचा, नहीं ना। तो क्या बोला कि ऐसे तकनीक विकसित करनी चाहिए जिससे कि नवीकरणीय ऊर्जा का भरपूर उपयोग किया जा सके। कोई दिक्कत है इसमें? ये सब इनके उपाय हैं। कोई दिक्कत? ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय। इतना ही एनसीईआरटी में सवाल था इस चैप्टर में। उम्मीद है अगर ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में इसमें से कुछ सवाल जरूर आ जाएंगे। हम लोग धीरे धीरे करके ये सारे एनसीईआरटी के चैप्टर साइंस का टोटल क्लियर कर लिया जाएगा, सेम जैसे क्वेश्चन आंसर को अभी कवर अप किए हैं उसी तरीके से सारा डाटा के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन।